अब मुदाखलत जो होती है वो हवा में तो नहीं होती। वो कह रहे हैं मुदाखलत एक सिफारती लफ्ज़ है। बुनियाद पर मुदाखलत होती है ना। मुदाखलत के लिए कोई फैसला होता है, फैसले के लिए कुछ सोच कारफरमा होती है, तब मुदाखलत होती है ना। बहरिया टाउन की बरतानी में पकड़ी गई 50 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय उनसे एडजस्टमेंट की और शहजाद अकबर की मदद से 5 अरब रुपए कमीशन वसूल किया। इससे ज्यादा बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता। इमरान खान से आप 100 इख्तलाफ कर सकते हैं। गवर्नर ने जो है वो इजलास बुलाया है और उस इजलास के अंदर पूरी बाकी सूबों में बजट ही पेश हो रहा है। परवेज लाई ने अपनी गुंडागर्दी के जरिए रोकना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टारगेट मुकर करते हैं कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ग्रोथ हो सके। महंगाई का क्या करेंगे? अफवाज पाकिस्तान का अखराजात और सरकारी नौकरियों के तनख्वाहें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब। अब से कुछ देर पहले तक, कुछ अरसे पहले तक यहां पर दो वजीर आला थे, दो गवर्नर थे। एक वजीर आला दूसरे को नहीं मानता था, दूसरा पहले को नहीं मानता था। एक गवर्नर था, वो कहता मुझे हटाया जा रहा है, दूसरे गवर्नर को लाने की तैयारी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में गालिबन, अगर मैं सही हूं और गलत नहीं हूं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट इजलास बुलाया गया पंजाब असेंबली में, लेकिन बजट पेश नहीं किया जा सका, ना मंजूर किया जा सका। खैर, ये इजलास मुलतवी हुआ अगले दिन, यानी आज के लिए मुलतवी हुआ था, और आज भी ये बजट नहीं पेश किया जा सका। अब सूरत हाल ये है, और ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और साथ साथ नाजुक भी है। जनाब बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब, इन्होंने 1 बजे असेंबली का इजलास बुलाया है, लेकिन ये असेंबली में नहीं बुलाया, ये ऐवान इकबाल में बुलाया है। दूसरी जानिब जो परवेज इलाही साहब हैं, स्पीकर हैं, जो कि इजलास बुलाने की मजाज अथॉरिटी है, उन्होंने ये इजलास बजट के हवाले से ही ठीक 2 घंटे बाद 1 बजे बलीगुर रहमान साहब ने बुलाया है, और ठीक 2 घंटे बाद परवेज इलाही स्पीकर साहब ने ये इजलास असेंबली में बुला लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, 12 करोड़ आबादी का ये सूबा है, और यकीन जानिए अगर ये सूबा मुल्क की सूरत इख्तियार होता, यानी मुल्क होता है, तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। और इसके साथ ये सूरत हाल है कि पहले काबीना तश्कील नहीं दी जा रही थी, पहले वजीर आला का डिसाइड नहीं हो रहा था, पहले गवर्नर का डिसाइड नहीं हो रहा था, और अब बजट नहीं डिसाइड हो पा रहा है। साथ साथ डीजी ISPR साहब ने भी आज गुफ्तगू की, निजी टीवी चैनल में एक प्रोग्राम में उन्होंने अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कई बातें की हैं, और उन्होंने साजिश और मुदाखलत के हवाले से आज खुलकर बयान दिया है, उस पर भी आज बात करेंगे। तो जनाब, आज अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निसार खोड़ो 11:30 बजे में ज्वाइन करेंगे, अली गौहर साहब भी हमें 11:30 बजे ज्वाइन करेंगे। सर, शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले पंजाब की सूरत हाल पर बात करना चाहूंगा। सर, ये क्या हो रहा है? ये कल भी बजट नहीं पेश किया जा सका, आज भी नहीं किया जा सका, और अगर मैं गलत हूं तो सर तस्दीक कीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। बजा तौर पर मैं ख़ुद पंजाब असम्बली का मेंबर रहा हूँ 3 मरतबा। मैं पंजाब का वज़ीर ख़जाना रह चुका हूँ, मैंने कई बजट पेश किए हैं। ऐसे वाक़यात कभी नहीं देखे गए। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह, पुल के ज़ोर पर आप असम्बली पर हमला आवर होंगे। जब आपकी पुलिस 1000 सिपाही असम्बली के अंदर दाखिल होगा और मेंबरान को दबाकर वोट किए जाएंगे, जो पोलिंग की जगह है उसके बरक्स विजिटर्स गैलरी में, जब आप गवर्नर का ओथ दिलवाएंगे, जो कि आइन में जिसकी गुंजाइश नहीं है, स्पीकर नेशनल असेंबली से, जब पंजाब असेंबली के चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो क्वेश्चनेबल हो जाए, तो फिर ऐसा होता है। जब आप ज़बरदस्ती लोगों की वफादारियाँ ख़रीदेंगे, लोगों के ज़मीर बिकेंगे, लोगों की कीमत लगाई जाएगी, तो फिर ऐसा ही होगा। अब आप बताइए कि क्या इस वक्त जो IG है या चीफ सेक्रेटरी है वो आइन से बड़ा है, वो कानून से बालातर है, अवामी नुमाइंदों से बड़ा है कि अगर उनको कहा जाए कि आएँ और अपना नुक्ता नज़र असेंबली के सामने पेश करें, और वो इनकार कर रहा है। वज़ीर आला इस काबिल नहीं है कि वो असेंबली के तकद्दुस का दिफा कर सके।
जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो बेबस दिखाई दे तो फिर ऐसा ही होगा। ऐवान इकबाल में इजलास बुलाने का क्या तुक है जब असेंबली मौजूद है? क्या आपका ख्याल है कि ऐवान इकबाल में इजलास बुलाकर और अगर यही असेंबली के मेंबरान वहाँ जाते हैं और यही सूरत हाल वहाँ पैदा हो जाती है तो क्या होगा? क्या आप बजट मंजूर करवाएंगे बंद कमरों में? अपोजिशन को बर्खास्त करके उस बजट की क्या वैल्यू होगी? एक तरफा बजट, एक तरफा हुकूमत, एक तरफा पॉकेट के जो आपके होंगे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। आपने देखा कौमी असम्बली में बजट पेश हुआ और आपने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का रोल देखा, आपने उनकी तकरीर सुनी। ऐसा बजट जिसने मुल्क को दहला के रख दिया, जिसने पाकिस्तान की लोगों की आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कुछ कहने का उनके पास मवाद ही नहीं था। अगर ये हालात होंगे तो मेरे भैया यही कुछ होगा। तो सर इसमें आर्गुमेंट सर ये भी तो बनता है ना कि आप लोगों ने उनको स्पेस दिया है, जब तो राजा रियाज जैसे लोग कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बने हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सर, आइन के मुताबिक अगर आप होते तो आप लोग जो बहुत सारी चीज़ों में उनको बुला सकते थे, अकाउंटेबिलिटी के चेयरमैन के हवाले से भी उनको बुला सकते थे, उनसे सवाल कर सकते थे कि भाई शहबाज शरीफ साहब आए इसका जवाब दें। अगर ठीक है, अगर आप लोग असेंबली से बाहर हैं तो सर ये मामला भी तो आपके पास हो सकते थे ना। अर्ज़ ये है कि असूलन, कानूनन, इखलाकन क्या राजा रियाज और वो जो 20 मुनहरिफ हैं लोग जिन्होंने वफादारियाँ तब्दील की हैं, क्या ईमानदारी से कौम उन्हें हिज़्ब इख्तलाफ तसव्वुर करती है? नहीं करती। दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन कौम उन्हें तस्लीम नहीं करती। लेकिन पंजाब में तो ऐसा नहीं है। पंजाब में तो अपोजिशन मौजूद है और पंजाब में जो अपोजिशन है उसके साथ क्या सलूक बरता गया आपने देखा। 25 मई को क्या हुआ आपने देखा कि किस तरह पंजाब पुलिस ने पंजाब हुकूमत के अहकामात पर कानून की धज्जियाँ बखेरी, किस तरह लोगों की चार दीवारी को पामाल किया गया, किस तरह ख़वातीन पर लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, किस तरह निहत्ते बच्चों को ज़दोकोब किया गया। क्या ये पंजाब की रिवायात है कि पूरा पंजाब सील कर दिया कंटेनर्स से? इसको आप कहते हैं जमहूरियत? ये है आपका चेहरा? ये है आपने सबक सीखा हिज़्ब इख्तलाफ में रहकर? तो सर आपने कौमी असेंबली से किनारा कशी इख्तियार कर ली, आपने कहा सर रजीम चेंज हुई है, तस्लीम है सर ये बात, अगर आप ये बात मानते हैं। लेकिन सर पंजाब में भी तो फिर हुकूमत चेंज हुई है ना एक तरीके से, वहां तो मुनहरिफ अराकीन ने बाकायदा वोट डाला, तो वहां पर आपका असेंबली जाने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है और कौमी असेंबली में पार्लियामेंट से अलग होने का कितना दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा? देखिए, जिन्होंने मुनहरिफ लोगों ने वोट डाला वो डी सीट हो गए और तभी तो पंजाब में आज 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ये और बात है कि जिस माहौल में हो रहे हैं और जो धौंस और धांधली बरती जा रही है, चीफ मिनिस्टर हाउस डायरेक्टली मदाखलत कर रहा है। एक यहाँ यूनियन काउंसिल के नाजिम को चीफ मिनिस्टर हाउस से डायरेक्ट राब्तों से उठवाया जा रहा है, वहाँ कुरान पे हल्फ लिए जा रहे हैं, उनको वादे किए जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ मरात का यकीन दिलाया जा रहा है, उनकी वफादारियाँ ख़रीदी जा रही हैं। ये किससे छुपा हुआ है? इंतज़ामिया को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मुल्तान में हमारे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, हमारे तहरीक इंसाफ के ऑफिस पर हमलावर हुए मुस्लिम लीग नून का एक जत्था। अब इस पे अगर दुनिया खामोश रहेगी और उनका ख्याल है कि हम खामोश रहेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन सर इस सब के बावजूद आप पार्लियामानी सियासत का पंजाब के ताल्लुक तो है ना सर, बिगाड़ रहे हैं। ठीक है सर, इलेक्शन कमीशन अगर खामोश तमाशाई, देखिए मुझे जवाब देने, अगर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहेगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, डेवलपमेंट स्कीम्स जारी हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, एक मैं सबूत दे सकता हूं कि मेरे हलके में एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र की है शेड्यूल के बाद। मैंने इलेक्शन कमीशन को वो वीडियो क्लिप भेजा है जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार
नई स्कीमों का ऐलान कर रहा है कि 17 जुलाई से पहले स्कीमें उनका वो मुकम्मल हो जाएंगी। वो कह रहा है कि पुलिस हमारे ताबे है। हमें हमजा ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जीतें, ये हमने 20 सीटें जीतनी हैं। ये फैसला हो चुका है कि 20 में से 14 सीटें नून जीतेगी और तहरीक इंसाफ को 6 सीटें मिलेंगी। जब ये तासुर लोगों के सामने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश है, इससे क्या होगा? इससे जानिबदारी होगी, इससे साबित होगा कि उनकी साख मुतासिर हो रही है। और अगर ये 20 सीटों का इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता तो जनरल इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? जनरल इलेक्शन के नतायज कौन तस्लीम करेगा? अमन आमा की सूरत हाल को कौन गारंटी करेगा? ये आज सवाल है जो लोगों के ज़हनों में उठ रहा है। तो सर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, बेसिकली पंजाब में इतनी नाइंसाफियां, आपके घरों पर छापे मारे गए, आपके कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो हुआ हमने देखा, मैंने उनको प्रोग्राम में मदऊ भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये आर्गुमेंट है, आप लोग फिर भी पंजाब की पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हैं। आप जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जो नशिस्तों पर 20 नशिस्तों पर होगा, 5 तो सर वो खुसूसी नशिस्त हैं, उसमें आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। वाई नॉट नेशनल असेंबली? सर आप नेशनल असेंबली से क्यों किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं? आपको नहीं लगता सर नैब का चेयरमैन आपकी मुशावरत से बन सकता था, उनके सूबाई जो सरबराह हैं वो आपकी मुशावरत से हो सकते थे, अब निगरां हुकूमत बनेगी वो भी आपकी मुशावरत से हो सकती थी। तो सर इस चीज़ों में आपने थोड़ी सी लैकिंग दिखाई है, डोंट यू थिंक सो सर? देखिए, उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हमने सुना। एक दूसरा पॉइंट व्यू था कि एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को हम लेजिटिमेसी दें, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, और उस पर हमने फैसला किया कि हम असेंबली में ना जाएं। हमने जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है उसका भी हमने बायकॉट किया। इस पर हमारी पार्टी में तबादला ख्याल हुआ है और हो सकता है आइंदा भी हो कि हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं जहां हम मौजूद हैं वहां क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे सिंध की असेंबली में हम मौजूद हैं, वहां हमने बायकॉट नहीं किया, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में सिंध में क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी के लोग और हुकूमत और उनकी इंतज़ामिया जो बल्ले के निशान पे लड़ना चाह रहे हैं उनको ज़बरदस्ती उठा रही है, उन्हें ज़दोकोब कर रही है, उन्हें टॉर्चर कर रही है, उन पे झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और उन्हें मुनहरिफ करवाने की कोशिश की जा रही है। कई यूनियन काउंसिलें उन्होंने ज़बरदस्ती बज़ोर बाजू बिला मुकाबला नताइज हासिल कर लिए। ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नाक तले हो रहा है, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हो रहा है। तो आप बताइए, ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ होना है उससे भी लोगों को बेपनाह खदशात है। मुझे डर ये है कि ये 20 डस्का रिपीट होने वाले हैं और कहीं ये डस्के की सूरत हाल अगर हर इलेक्शन में हो गई तो हर ज़िले का डिप्टी कमिश्नर, हर ज़िले का जो डीपीओ है, सीपीओ है, उन्हें सोचना होगा कि आवाम का रिएक्शन क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी। खुदा ना खास्ता किसी की जान का ज़िया हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, लेकिन सर मैं एक प्रिसाइजली आपसे एक जवाब चाहना चाहूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ भी आऊँगा। सर ये राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से निगरां हुकूमत बनती है, विल यू गोइंग टू एक्सेप्ट इट? राजा रियाज साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा। अब मजाक ये है कि उसको आपने हिज़्ब इख्तलाफ का कायद बनाया हुआ है। इससे बड़ा जमहूरियत के साथ मजाक हो नहीं सकता। ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा का पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर रही, लोग हंस रहे हैं। आज जो पंजाब में हो रहा है लोग देख रहे हैं। आपने देखा कि वजीर आला बन गया और 2 महीने काबीना नहीं बन सकी और जितने अहकामात उन्होंने किए वो यकतरफा गैर कानूनी इकदाम उठाए गए, लेकिन दुनिया खामोश है। और हम कोर्ट्स में गए हुए हैं, कोर्ट्स में मसला ज़ेरे अपना इल्तवा है और उसका फैसला भी आना है, लेकिन दुनिया देख रही है कि हो रहा क्या है। ठीक है, अच्छा सर मैं चाहूँगा कि डीजी ISPR साहब का जो बयान है अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने टीवी चैनल पर दिया है, वो आप सुन लें सर, फिर मैं उस हवाले से सवाल करना चाहूँगा। चलाइएगा ज़रा शाह साहब।
किसी किस्म की कोई साजिश और कोई शवाहिद नहीं मिले, आप लोगों का पूरा नैरेटिव इस चीज पर बेस कर रहा है, क्या कहेंगे सर? क्या उसी कमेटी के मिनट्स में ये एतराफ़ नहीं है कि मदाखलत हुई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है? क्या ये नहीं कहा गया कि उनको डीमार्श किया जाए और वाशिंगटन में भी किया जाए और पाकिस्तान में भी किया जाए? अब मदाखलत जो होती है वो हवा में तो नहीं होती। वो कह रहे हैं मुदाखलत एक सिफारती लफ्ज़ है। कुछ कुव्वतें कारफरमा होती हैं। मुदाखलत के बारे में उन्होंने कहा सर सिफारती लफ्ज़ है। देखिए, मदाखलत होती है। मदाखलत की एक उसका कोई बुनियाद होती है, बुनियाद पर मदाखलत होती है ना। मदाखलत के लिए कोई फैसला होता है, फैसले के लिए कोई सोच कारफरमा होती है, तब मदाखलत होती है ना। यक लख्त तो कोई फैसला नहीं कर लेगा कि हमने मदाखलत करनी है और क्यों करनी है, ये भी सोचने की बात है। और इस पर सदर पाकिस्तान लिख चुके हैं, इस पर स्पीकर लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं कि इस पर हमारा कौम का एक नुक्ता नज़र है और इस पर एक जुडिशल कमीशन सकता है जो उसको देख सकता है, को देख सकता है कि क्या फैक्टर्स हैं। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि गाहे बगाहे रिजीम चेंज होते रहे हैं। या तो आप बताइए कि ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ है और ममालिक में हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? पाकिस्तान में भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इल्जाम आयद कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने बहरिया टाउन की बरतानी में पकड़ी गई 50 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय उनसे एडजस्टमेंट की और शहजाद अकबर की मदद से 5 अरब रुपए कमीशन वसूल किया। अच्छा जनाब, ये शहजाद अकबर साहब के हवाले से कई बातें निकलकर माजी में भी आती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं और ये भी तमाम चीज़ें जो बहरिया टाउन के हवाले से थी ये भी निकल कर आती रही। सर आप इससे इत्तेफाक करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ऐसा कुछ हुआ था? इससे ज़्यादा बेबुनियाद, इससे ज़्यादा बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता। इमरान खान से आप 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी दयानत पर उंगली नहीं उठा सकते। और राना अगर सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने इतनी बेबुनियाद और इतना बड़ा झूठ अगर कौम से बोला है तो उनको शर्म आनी चाहिए। सर सीरियस ऑफेंस है ये, आप उनको अदालत में लेके जाएंगे? क्योंकि वैसे भी उन्होंने जो काम किया था उस रात को जिस दिन आप लोग लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि हम अदालत में इनको लेके जाएंगे, जिस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया। ये तो बड़ा सीरियस किस्म का इल्जाम है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि वो फैसला फरमाएं क्या एक पुरअमन एहतजाज शहरी का हक है या नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हैं तो क्या है। सर पर्टिकुलर इस मामले में जाएंगे सर? क्या शेलिंग करना, क्या लाठीचार्ज करना, क्या लोगों को, बेगुनाह लोगों को उनके घरों की दीवारें फलांग कर उनकी मस्तूरात को, बच्चियों को तंग करना, ये क्या फंडामेंटल राइट्स की पामाली नहीं है? क्या ये ऐसा होना चाहिए? हम तो ये नुक्ताचीनी हिंदुस्तान पे करते थे कि मकबूजा कश्मीर में ऐसे होता है तो वो कैफियत यहाँ बर्पा हो जाए और पंजाब के हुक्मरान कर दे, तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है सर, 15 तारीख के बाद आप लोगों ने लाहेअमल का ऐलान करना था, खान साहब ने अनाउंस किया था, 15 तारीख कल ही है सर, क्या अनाउंसमेंट होनी जा रही है दोबारा से सर? लॉन्ग मार्च की तरफ है आपका इरादा? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से जो अपने वजाहत मांगी है हम उसके मुंतज़िर हैं और जैसे वो आ जाती है हम अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे। सर क्या क्या ऑप्शंस हैं सर, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो? ज़रा इंतज़ार कीजिए। अच्छा, क्योंकि आवाम ही जानना चाहते हैं ना सर, वो आपने धरने की कॉल भी दी थी, तो है इरादा वैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि आप एहतजाज कर सकते हैं और हर एक का हक होता है, तो ये ज़ेरे गौर होगा सर? Anything and everything can be under consideration.
सर चाय कितने कप पिया आपने आज? क्योंकि अब हुक्मरान भी कह रहा है कि अब 2 कप के बजाय 1 कप पी लें। मैंने तो आज पी नहीं इसी चक्कर में। आपने पी थी चाय? हाँ, हुक्मरानों का बस चले तो चाय पीना महाल हो जाए और फीकी चाय पीना जो है उसका सवाब ज़्यादा होगा। चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई है और इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो महंगाई की कैफियत है, जिस किस्म का बजट इनने पेश किया है, मैं आज पेशन गोई कर रहा हूँ, अफरात ज़र इनसे काबू में नहीं आएगा। इनका जो बजट है वो IMF ने भी उसको पसंद नहीं किया, मुस्तरद कर दिया है। 60 रुपए बढ़ाने के बाद और इनके जो अदाद व शुमार हैं, जो इनकी रेवेन्यू कलेक्शन है, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये अनरियलिस्टिक फिगर्स हैं, ये नहीं चलेगा। और लोग जानते हैं कि बजट के बाद आपने देखा कि रुपया मजीद गिरा है, डॉलर मजीद महंगा हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व्स सबसे नीचे इन 2 माह में $9 जो है वो रिजर्व्स कम हुए हैं। जो स्टॉक मार्केट है वो गिरी है। सूरत-ए-हाल सामने सर। साहब टाइम की किल्लत है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और तमाम चीज़ों के तफसीली तौर पर जवाब दिए। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हुकूमत क्या कर रही है उस हवाले से मजीद ही बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। पंजाब की सूरत हाल जनाब अब पता नहीं कल क्या होता है, क्योंकि 2 इजलास तलब किए गए हैं। एक ऐवान इकबाल में तलब किया गया है और एक असेंबली में तलब किया गया है। एक गवर्नर ने बुलाया है और एक स्पीकर ने बुलाया है और बजट पेश करना है और 2 दिन हो चुके हैं लेकिन बजट अभी तक पेश नहीं किया जा रहा है। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं अली गौहर बलोच साहब, क्योंकि पंजाब से इनका ताल्लुक है और पंजाब में सियासत में बहुत ज़्यादा बखूबी जानते हैं। अली साहब, ये क्या हो रहा है पंजाब में? पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब में बजट नहीं पेश किया जा रहा। 12 करोड़ आबादी का सूबा है। पहले 2 वजीर आला थे यहाँ पे, पहले 2 गवर्नर, ऐसा लग रहा था कि 2 गवर्नर घूम रहे हैं। वजीर आला का डिसाइड नहीं हो पा रहा था, काबीना नहीं बन पा रही थी, अब बजट पेश नहीं हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ी रेलिवेंट बात की है। आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने कानून और आइन की धज्जियाँ कौमी असम्बली में उड़ाईं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया और 5-0 से इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया कि ये एक इंतशार पसंद टोला है और ये सिर्फ ये चाहता है कि इनको बैसाखियों के सारे इक़्तिदार के ऊपर बिठाया जाए। ये किसी कानून को नहीं मानते, ये किसी आइन को नहीं मानते, ये इलेक्शन कमीशन के इदारे को नहीं मानते। ये सिर्फ इस यकीन पर इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्क में चाहे जितना मर्जी इंतशार फैलाया जाए, मुल्क में चाहे जितनी अनारकी फैलाई जाए, लेकिन किसी तरह से इनको इक़्तिदार मिल जाए। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी कानून की धज्जियाँ उसी तरह इमरान अहमद नियाज़ी के कहने पर, और उसका मतलब है कि वो एक क्या कहते हैं कि उनकी कठपुतली बन के जो है वो पंजाब असम्बली का सिस्टम भी जो है वो सोपटाज कर रहे हैं। बात तो बड़ी सिंपल है कि बजट पेश होना चाहिए, ये एक कानूनी और आइनी तरीका है। उसको अगर हमारे पास अक्सरियत होगी तो वो पास हो जाएगा। उस पर डिबेट करें, बहस करें, इतराज़ात दाखिल करवाएं, जो करने वाला तरीका है। लेकिन चूँकि अब परवेज़ इलाही साहब के ज़ख्मों को मैं समझता हूँ, एक तो जाहिर है कि वज़ीर आला बनने की जो उन्होंने कोशिश की उसमें उनको मुंह की खाना पड़ी और वो उसमें कामयाब ना हुए। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने बाहर से सफ़ेद कपड़ों में मलबूस गुंडे बुलाकर असम्बली के अंदर दाखिल किए और जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद करवाया डिप्टी स्पीकर के ऊपर और एक किस्म की गुंडागर्दी की पंजाब असम्बली के अंदर, तो अब वो कैसे चाहेंगे कि वो जिस आदमी से वो शिकस्त खा चुके हैं, था कि आईजी पंजाब आ जाएं, आके बात कर लें, उनसे पूछें, क्योंकि उनके घरों पर छापे मारे गए। बजट पेश हो। 150 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो कि इस वक्त मेंबर कौमी पंजाब असेंबली हैं। तो सर आपको नहीं लगता मुतालबा जायज़ था? इतना कोई बुरा मुतालबा तो नहीं था, आ जाते बस अपनी बात कह देते, उसके बाद चले जाते। हुकूमत तो रिलियंसी का मुजाहरा करती है सर।
देखे बात ये है मिर्ज़ा साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि आईजी आ जाए अपनी बात पे, उन्होंने कहा कि आईजी आकर माफ़ी मांगे। वो आईजी कि जिसको हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी, फैसला किया कि आप पुरअमन तरीके के साथ जाकर जो है वो मतलब है करवाएं, इलेक्शन करवाएं वज़ीर आला का, जिसको कि परवेज़ इलाही साहब अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए सोबताज कर रहे थे। ये यकीनी तौर पर एक काबिल अफसोस वाक़या है कि अदालत को मुदाखलत करके और पुलिस को, असम्बलियों के अंदर पुलिस का घुसना जायज़ काम नहीं है, लेकिन अगर बासियत स्पीकर आप उसी असम्बली के ऊपर डाका डालेंगे, उसके मैंडेट को सरेआम मतलब है कि उस पर डाका डालना चाहेंगे, डिप्टी स्पीकर के ऊपर आप हमला करवा देंगे, असम्बली में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, आप पूरे 22 करोड़ अवाम ने देखा कि परवेज़ इलाही की वीडियोस जो वायरल हुई थी कि किस तरह से इसने वो गुंडे दाखिल किए। और दूसरा परवेज़ इलाही साहब का दुख समझता हूँ कि आप चौधरी शुजात साहब देख लें, वो एक ज़ीरक सियासतदान है, इख्तलाफ राय होना अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। आज उनके बेटे भी हुकूमत की काबीना में शामिल हैं। और अच्छा सर, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन प्रिसाइजली एक सवाल सर आपसे कि कल क्या होने जा रहा है? दो इजलास हैं, 1 बजे भी है, 3 बजे भी है। बजट आपकी कॉन्स्टिट्यूंट के मुताबिक, आइन के मुताबिक कहां पेश किया जाना चाहिए और कहां मंजूर होना चाहिए? सर प्रिसाइजली जवाब दीजिएगा। देखिए बात यह है कि हम तो बिल्कुल पाकिस्तान कि हमारा तो मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान के वोट की इज्जत हो, हर बंदे की, हर और पूरी अवाम की। देखिए बात ये है कि गवर्नर एक आइनी होता है, गवर्नर ने जो है वो इजलास बुलाया है और उस इजलास के अंदर पूरी बाकी सूबों में बजट नहीं पेश हो रहा है, परवेज़ इलाही ने अपनी गुंडागर्दी के जरिए रोकना है, लिहाजा गवर्नर पर फर्ज है कि वो मतलब ठीक है। चलें सर, आपका जवाब आ गया सर। मैं निसार खोड़ो साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं। असेंबली का पहले निसार साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत भी आपको पता है फ्लैटिस होटल में इजलास होता रहा है। जब वो मतलब है कि रेनोवेशन का काम हो रहा था तो इजलास तो किसी भी जगह पर बुलाया, गलत चीज को गलत बात से जस्टिफाई खास तौर पर जब परवेज़ इलाही साहब उधर गुंडागर्दी कर रहे, अपनी इजारादारी बना के बैठे तो कहीं तो ठीक है। चलें सर, मैं आगे बढ़ता हूं। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानूनी और आईनी तरीके से इजलास बुला रहे हैं सर। मैं आता हूं। आईजी पंजाब पुलिस ने तो इजलास नहीं बुलाया, इजलास तो गवर्नर बुला रहा है, जिसको जो कानून। मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं। खोड़ साहब ये बताइएगा सर, ये बजट पेश कर दिया गया है, सिन्ने भी पेश कर दिया गया है, विफाक में पेश कर दिया गया है। आपने इस विफाक में जो बजट में चीजें अहदाफ रखी गई हैं वो इतनी ज्यादा हैं, वो इतनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैं कि उसको अचीव नहीं किया जा सकता है, और आप समझते हैं कि इससे महंगाई में ऐसा सुनामी आएगा कि इसको रोक नहीं पाएंगे आप लोग? आप किस बजट की बात कर रहे हैं, वफाकी या सूबाई? सर मैं विफाकी बजट का तस्करा कर रहा हूं आपसे। हाँ देखिए, वफाकी बजट में ये बजट होती है एस्टिमेट्स पर। एस्टिमेट्स पर ज्यादा बजट का जोर होता है और उसके ऊपर अपने टारगेट हम मुकर्रर करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक बात पहुँचे। जी जी। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टारगेट मुकर्रर करते हैं कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ग्रोथ हो सके। दूसरी है कि जी हमारे पास किटी में कितना है और किटी से हम कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वफाक को और सूबों को। सही है। पिछले साल के मुकाबले में मैं समझता हूँ तरक्याती मद में ज़्यादा पैसे रखे गए हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने 900 अरब रुपए से शुरू की थी बात और आगे चल के उन्होंने खुद ही कट करके उसको 500 अरब तक पहुंचा दिया, और इसी तरह से सूबों की भी कटौती हुई। ठीक है। यानी उन्होंने उतना कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, अपने पास इतना कुछ जमा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्याती मद में कटौती कर दी। बाकी तो होती है सरकारी तनख्वाहें, महंगाई का क्या करेंगे? अफवाज पाकिस्तान का अखराजात और सरकारी नौकरियों के तनख्वाहें। ठीक है। हम तो बात करते हैं तरक्याती बजट जो अवाम के साथ मुंसलक होती है, जिसमें अवाम को कोई ना कोई रोजगार का मौका मिलता है, जब वो स्कीमें चलती हैं, डेवलपमेंट होती है, सब कुछ होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत ने जानबूझकर अपनी नाहली थी, वो काम कर पाए नहीं। 900 अरब रुपए से कटौती करे 50%, 500 रुपए। सर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। तो अली मौजूद है, निसार खोड़ो भी हमारे साथ मौजूद है। 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में लगाया गया है अवाम पर, किस तरह से वसूल किया जाएगा, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और टाइम कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों शख्सियात से रेलेवेंट क्वेश्चंस किए जा सकें। जनाब ये बताइएगा निसार खोड़ो साहब, 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में आपने मुख्तस किए बजट के अंदर और 30 रुपए आप पेट्रोलियम लेवी रख सकते हैं। ये कानून है, मैंने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया होगा। इस कानून को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 50 रुपए भी करेंगे ना पेट्रोलियम लेवी तब भी ये अहदाफ मुकम्मल नहीं हो सकते। तो कहां महंगाई जाएगी, किस हद तक महंगाई जाएगी? आप तो महंगाई को खत्म करने के लिए आए थे। मैं गुजारिश करूं कि अगर इंटरनेशनली ये जो जंग हुई यूक्रेन की और सैंक्शन शुरू हो गई होंगी और तेल की पैदावार दुनिया ने कम कर दी हो और खपत ज्यादा हो तो महंगा तो होना था ना तेल। आज पाकिस्तान क्या करा रहा है? अभी अमेरिका में भी $1 और $5 का एक गैलन बनता है जो कभी $2 का या $2.5 का होता था। ये अमेरिका को भी फेस करना पड़ा है। हम तो एक गरीब मुल्क हैं, हम तो तरक्की याफ्ता कह नहीं सकते अपने आप को, हम तरक्की पजीर भी शायद हैं या नहीं है, लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री जरूर हैं। सही है। अब ये सारी चीजें हर एक के साथ लगती हैं। महंगाई जाहिर है हमें महसूस होती होगी, कोशिश करते रहनी चाहिए। दुनिया में कुछ अमन हो, कुछ डॉलर की वो तेल की कीमतें कुछ कम हो तो हमारे ऊपर बाहर भी वो कह रहा है उसके बावजूद भी हम टैक्स लगाएंगे, ये अलग चीज है। रही बात कि अगर हमने पेट्रोल बढ़ा दिया है और बढ़ाना पड़ा है और IMF से डील हो चुकी थी जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, तो हमने साइड बाय साइड 8 लाख हैं या 80 लाख हैं या 8 करोड़ हैं मुझे नहीं मालूम, इनको हमने 2000 रुपए की कंपनसेशन भी दी है कि हर महीने उनको 2000 रुपए मिले। जो पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलता था उसमें प्लस करके 2000 क्या आता है सर 2000 में उनकी मदद हो जाए। देखिए ये सारे वो जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, जिसको मुसाफरी करनी पड़ती है, जिसको रिक्शा पे चलना पड़ता है, जिसको मोटरसाइकिल पे चलना पड़ता है, जिसको बस में चढ़ना पड़ता है, उसकी हमें फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। बड़े लोग तो पेट्रोल भर सकते हैं, बड़े लोगों ने तो पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैसे बचाने के लिए CNG लगा दी थी। सही है। करोड़ों रुपए की गाड़ी और उसमें CNG लगा दी। अब बड़े लोग तो पेट्रोल बर्दाश्त कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कीमत बढ़ती है। बात है कि गरीब का क्या हम कुछ करें। 2000 बहुत होते हैं। मैं गौर साहब से पूछूं सर यही बात, अगर अली साहब से पूछूं, ये बताइएगा 2000 बहुत होते हैं। और दूसरा एक बुनियादी सवाल है, आप लोग गंदम मंगवा सकते हैं रूस से, भाई पेट्रोल क्यों नहीं मंगवा सकते? क्या मसला, कोई इशू है, कोई मसला है इसमें, कोई डर है, कोई खौफ है, क्या है? देखिए बात यह है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बड़ा प्रोपोगंडा किया गया था कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो जनाब तेल लेने जा रहे थे। भाई कोई पेपर, कोई एग्रीमेंट उन्होंने अरे नहीं है उनका, मैं कहता हूँ नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, आप ले लेना प्लीज जरूर दिखा दें, आपकी वसातत से मैं पूछता। ठीक है। दूसरा ये है कि ये 4 सालों में इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तो मुआशी तौर पर जो ट्रैक पर चढ़ चुका था 2018 के बाद, जब से ये बार जमान हुई है। सर मेरी गुजारिश तो सुन लेना। अच्छा, जी, तो उसके बाद तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने तो मुल्क को IMF के आगे उन भयानक शराइत के ऊपर गिरवी रख दिया कि अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही बेच डाला, मतलब है वो भी गिरवी रख दिया। अब उन सैंक्शंस को, ये जो भयानक मुआहदे थे कि हमने तो नहीं किए, हमने भी IMF से कर दे लिए, लेकिन हमने इतनी सख्त शराइत पर नहीं लिए थे, नेगोशिएट इन्होंने किया। अच्छा। बाकी बात यह है कि वो आपको पता है कि वो सैंक्शंस लगी हुई हैं जिस वजह से आप रशिया से नहीं ले सकते। ये 3.5 साल में ले लेते ना, रशिया से किसने रोका हुआ था इन्हें? ये बातें करनी आसान होती हैं जब आप बैनुल अक़वामी। भाई बात ये है कि अगर इंडिया ले रहा है तो फिर पाकिस्तान वाले भी ले लेते ना उनसे। इमरान न्याजी साहब को किसने रोका था? इंडिया ने उस भयानक शराइत पर कर्जे नहीं लिए हुए ना जिस पे इमरान न्याजी ने लिए थे। ये इंडिया से कंपेरिजन, इन्होंने तो पाकिस्तान के रुपए को टका टोकरी कर दिया। जब हमने छोड़ा था मुल्क को, इनके हवाले किया है, तो उस वक्त डॉलर की प्राइस 115 थी। अब आप देख ले कि जब ये छोड़ के गए 190 पर ये छोड़ कर गए, तो इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी डिवेल्यूएट कर दी। इन्होंने जो हम 40 रुपए किलो चीनी देते थे आम आदमी को, आपको तो इन्होंने 140 लेकर आना था, आप और ऊपर क्यों ले गए सर? अगर इनकी ये खुशफहमी है,
भाई लेकर आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेकर आएंगे। हम पहले भी लेकर आए थे, अब भी लेकर आएंगे, लेकिन जाहिर है मामलात को कुछ बेहतर करने पे कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगेगा। और अगर इनकी ये खुशफहमी है और गलतफहमी है कि ये आप ये कहने के लिए आए थे कि महंगाई को हमने खत्म करना है, 4 साल का हिसाब नहीं पूछेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि इनकी गलतफहमी है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप आवाम के लिए आए थे, आवाम को फलाह बहबूद के लिए आए थे, लेकिन फिर पेट्रोल पे 60 रुपए डॉलर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आवाम की क्या राय है सर, क्योंकि आवाम से ही हुक्मरान होते हैं, हम सब आवाम से ही होते, तो जरा उनकी राय सुन लेते हैं सर। हुकूमत जो है वो हर चीज़ के रेट में कमी लाने की बजाय उसको बढ़ाती चली जा रही है कि हम सब कुछ ही छोड़ देते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। शायद इससे मुल्क में बेहतरी आ जाए कुछ। 2 कप चाय की बजाय 1 कप चाय पिए, ये कौन सी बात हो गई है। ये अपने अखराजात भी तो कम करें, तो आवाम को तो ये मशवरे दे रहे हैं। चाय कम क्या करेंगे, भी महंगाई इतनी है, चाय पी ही नहीं सकते, हर चीज़ तो महंगी है, आग लग रही है हर चीज़ को, तो आग लग रही है हर चीज़ को। तो ऐसा नहीं, इकबाल साहब को इतना बताना चाहते हैं कि चाय का कप जो है ना वो 30 रुपए का है, 30 रुपए का है, गरीब आवाम जो पीती है। लेकिन जिन गाड़ियों में आप घूमते हो उनका डीजल करोड़ों रुपए का, जो आवाम का बजट आप खाते हैं, आप अपनी ऐशियाँ छोड़ दो, जरूरी है। गौर साहब ये बताइएगा कि चाय पीने को आप लोग मना कर रहे हैं, महंगाई आपने कर दी है, यही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते थे ना कि यार ये रोटी आदि कर दें, थोड़ा मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं है, तो आप लोग हंसा करते थे सर। नहीं, बिल्कुल आपका बड़ी रेलिवेंट आपने बात की है। देखिए, गंदम हमारे मुल्क में काश्त होती है, वो हम खुद उगाते हैं। गन्ना हमारे मुल्क में काश्त होता है जिससे चीनी बनती है। पत्ती जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमारा ज़र मुबादला लगता है। तो वो उन्होंने इस सेंस में बात की है, वो बात उन्होंने चाय की मिसाल दी है, लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जिनको अवॉइड किया जा सकता है, तो मिनासिल कौम हम उसको कंट्रोल अगर कर ले तो इससे भी हमारे अखराजात में कमी आ सकती है। ये बात हो रही है। बाकी जहाँ तक बिल्कुल हुकूमत को भी साथ, जिस तरह से आप देख लें, हमने नई गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। इन्होंने तो कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो बाहर से मंगवाई वुज़रा के लिए, जिसकी की ज़रूरत नहीं थी, और दिखाने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें भी बेची गई। आपको याद है वो टाइम। तो मकसद ये है कि इन्होंने तो 4 साल ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, बल्कि एक भाई ये तो कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं गए, फिर उसी IMF के सामने टाइम बहुत कम रह गया। तो अली साहब बहुत शुक्रिया, सार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।